नमस्कार साथियों, एक और नई जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका फिर से स्वागत है। और आपको बता दें, जो लोग पहली बार आए उन्हें बता दें, हम 23वां प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये। और डेली 8 बजे ये प्रैक्टिस सेट होता है, लेकिन कुछ दिनों बीच में थोड़ा सा परेशानी हो गई थी। एक्चुअली इंटरनेट वगैरह का इशू था, इसलिए हमने क्लासेस नहीं डाल पाई थी। अब सब सही हो चुका है, तो क्लासेस रेगुलर अपलोड होती रहेंगी। तो ये 23वें नंबर की क्लास है दोस्तों। इससे पहले हम 22 क्लासेस कर चुके हैं और उनकी प्रॉपर पीडीएफ बनी हुई है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सॉरी, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप देखने का विचार कर रहे हैं तो प्लीज़ पहली क्लास से ही देखना शुरू कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल दोस्तों बढ़ता ही गया है और डिटेल्स भी थोड़ी सी बढ़ती ही गई है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे, कुछ ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लेक्चर्स हैं, 30 मिनट्स के मैक्सिमम है। चलिए बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो की, इस क्लास की। तो आप जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें, हम एसएससी के जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल जैसे सभी एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं और उनके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो क्लासेस लेकर आते हैं रेगुलर में। और यूपीपी और दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स के लिए आप इस प्रैक्टिस सेट को भी ले सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अभी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष डैश में पाया गया था, जिसे से शीर्ष लाइन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और देख पा रहे होंगे आप, मैंने जैसा कि बताया था कि लेवल बढ़ता ही गया है, तो ये सीजीएल का प्रश्न है, सीजीएल 2023 का प्रश्न है। और जिसकी बात कर रहे हैं हम मौर्य स्तंभ की, तो वो है सारनाथ। आगे देखते हैं, इसकी डिटेल्स की बात कर लें। और जो लोग पहली बार आए उन्हें बता दूं मैं कि हम हर प्रश्न के आगे की पॉइंट्स लेकर आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बात कर लें इनकी पॉइंट्स की, तो सम्राट अशोक के स्तंभों में सबसे प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ के स्तंभ है। इसे लॉयन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ स्तंभ को मौर्य काल का स्तंभ शीर्ष या शीर्ष भी कहा जाता है। इस स्तंभ पर 4 जानवरों, घोड़ा, बैल, हाथी और शेर की नक्काशी की गई है। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह भी स्थित हैं, जिसकी शक्ति का प्रतीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था। ये तो छोटा सा प्रश्न है, एमटीएस का है, एमटीएस 2022 का और 2023 में दोनों बार पूछा गया है। और बात कर लें उस शहर की, तो गिरनार है, सांची है, ब्रह्मगिरी है या फिर टोपरा है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्रह्मगिरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आगे की पॉइंट्स में देखते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। मौर्य साम्राज्य के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था ब्रह्मगिरी। और मौर्य काल के प्रांतों का चक्र कहा जाता है इसे। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में विशाल साम्राज्य जो था 4 प्रांतों में बांटा गया था उनका साम्राज्य। जैसे उत्तरापद की राजधानी की बात करें तो तक्षशिला थी, दक्षिणापद की राजधानी की बात करें तो स्वर्णगिरी थी, अवंती की राजधानी की बात करें तो उज्जैनी, माफ़ कीजिएगा जी, हाँ जी, उज्जैनी थी। और प्राची यानी मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र थी। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई थी। 5वां प्रांत कलिंग था, जो उन्होंने कलिंग के युद्ध में, आपने कलिंग के युद्ध के बारे में काफ़ी सुना होगा, काफ़ी नरसंहार हुआ था। राजधानी तोसली थी। और जिसके बाद उन्होंने, कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया था। और प्लीज़ कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि उन्होंने कौन से धर्म को धारण किया था उसके बाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य काल में कुछ समय पूर्व, लगभग 10 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों के विशाल दीवार की निर्माण शुरू कर दिया था। मौर्य, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य काल में कुछ समय पूर्व, लगभग 10 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने दीवार का निर्माण करना शुरू कर दिया था। तो 600 वर्ष, 2400 वर्ष, 3500 या फिर 1200, ये पूछा गया है दोस्तों। मौर्य साम्राज्य से कितने वर्ष पहले जो चीन की दीवार का जो निर्माण था वो चीन के शासकों ने शुरू कर दिया था, तो वो ऑप्शन नंबर बी है, 2400 साल पहले। मौर्य साम्राज्य काल में लगभग 2400 वर्ष पूर्व चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था। चीन की महान दीवार का निर्माण हुनों के आक्रमणों को रोकने हेतु चीन की उत्तरी सीमा पर हुआ था।
और इसकी लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है। मैंने कहा है दोस्तों की पॉइंट्स कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 4, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे प्राचीन जीवन रॉक कट गुफाओं के नाम से जाना जाता है? एमटीएस का प्रश्न है, ये भी 2022 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बराबर और नागार्जुनी गुफाएं, बाघ गुफाएं, अजंता और एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो मौर्य काल की जो बराबर और नागार्जुनी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाओं के माना जाता है उन्हें। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ियों में स्थित है। बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाएं लोमस ऋषि गुफा और लोमस ऋषि गुफा है, कर्ड चापार गुफा है, सुदामा गुफा और विशाल झोपड़ी गुफा, 4 गुफाएं हैं ये। नागार्जुनी पहाड़ियों में 3 गुफाएं स्थित हैं। आगे प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? जो उन्होंने अशोक ने स्तंभ बनवाए थे, उनका मूल उद्देश्य क्या था जो उन्होंने बनवाए थे? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना, सांप्रदायिक आस्था और प्रचार प्रसार करना, जन धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना, या फिर भारी घोष का प्रचार प्रसार करना? तो इसका उत्तर तो मेरे हिसाब से सभी लोग समझ ही गए होंगे। धर्म नीतियों का प्रचार करने के लिए उन्होंने स्तंभों का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने प्रारंभ किया था। अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना था। अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या 14 के बाद 14 थी तथा दीर्घ स्तंभ की संख्या 7 थी। 7 है, अर्थात आप ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि जो विशाल स्तंभ है उनकी संख्या 14 है और जो दीर्घ स्तंभ है उनकी, माफ कीजिएगा, विशाल स्तंभ नहीं है, बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है और दीर्घ स्तंभों की संख्या 7। अशोक ने 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्यवस्था की गई है। अशोक ने आजीविकों के लिए 4 गुफाएं लोमस ऋषि गुफा, कर्ड चौपार गुफा, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी गुफा के निर्माण करवाया था। ये हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था हमने। प्रश्न नंबर 6, चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर आते हैं। चलिए, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष टिकट जारी की गई थी। वो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी तथा महात्मा गांधी। और इस पर आप टैग देख पा रहे होंगे, CGL 2022 का प्रश्न है, ये 13 दिसंबर 2022 का है। यदि किसी को चेक करना हो तो वो चेक भी कर सकता है जाकर। तो इसका सही उत्तर की बात करें एक तो दोस्तों 1968 में आपको ये दिखना होगा इनमें से कौन था। 1968 में मेरे हिसाब से, चलिए क्वेश्चन का आंसर ही देख लेते हैं, इंदिरा गांधी इसका सही उत्तर है। इंदिरा गांधी थी उस समय। और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट जारी की गई थी। 1968 में हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में गेहूं की पैदावार की बढ़ोतरी हुई थी। प्रश्न नंबर 7, MRTP अधिनियम 1969 में आया था और एम का पूर्ण रूप क्या है? मोनोपोलॉजी, माफ कीजिएगा, मोनोपोली, मोनोपोलिसीज, मल्टी मोनोपॉलिटिक्स। इसका सही उत्तर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और इसकी फुल फॉर्म की बात कर लें तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये CGL 2022 का प्रश्न है। देखिए मैंने जो फुल फॉर्म बताई वही है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट की बात हो रही है। इस अधिनियम को 1969 में अधिनियमित किया गया था। जम्मू कश्मीर में अपवाद के साथ यह कानून भारत के सभी राज्यों के समान रूप से लागू कर दिया गया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को
प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। देखिए ये भी प्रश्न हो गया आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और भारत में MRTP अधिनियम वर्तमान में प्रभावी नहीं है, अर्थात वर्तमान में इसे रद्द कर दिया गया है या भी लागू नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 8, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ गई है तो केंद्रीय बैंक डैश कर सकती है, क्या कर सकता है वो? रेपो दर में वृद्धि, रेपो दर में अपरिवर्तित रख के, रेपो दर में कमी, रेपो दर में वृद्धि के साथ कमी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, और मेरे हिसाब से सभी को आता होगा। रेपो दर में वृद्धि करके वो इसे बैलेंस कर सकती है। तो ये भी CGL 2020 का प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा 2020 का प्रश्न है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। महंगाई की स्थिति में RBI रेपो दर को बढ़ाता है, यदि मंदी आती है तो उसे घटा देता है। संयुक्त राष्ट्र में सतत विकास लक्ष्य 6 का डैश उद्देश्य था। ये भी CGL 2022 का ही प्रश्न है। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देना, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना, हर जगह समान रूप से गरीबी को खत्म करना, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। ये इसके इनमें से आपको बताना है कि 6 उद्देश्य में थे, एक क्या था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता, टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। इसकी बात कर लें तो ये हमने जैसे पढ़ लिया है। अब इसके 6 उद्देश्यों की बात करेंगे। पहला उद्देश्य है पूरे विश्व में गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति, और दूसरा है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण। तीसरा है सभी आयु के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व स्वच्छ जीवन, और समावेशी व न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये चौथा है। लैंगिक समानता पांचवा है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो माल्थीसियस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय प्रगति में बढ़ता है? खाद्यापूर्ति, गरीबी, रोजगार, जनसंख्या। और आप देख पा रहे होंगे हम जितने भी प्रश्न लाए अब सभी ज़्यादातर CGL के ही हैं। तो जिन लोगों को डाउट था वो मेरे हिसाब से अब तो कंप्लीट ख़त्म हो गया होगा। और इस प्रश्न के उत्तर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या की बात की जा रही है यहाँ पर। ये दोस्तों हमने प्रश्न में पढ़ ही लिया है। और जनसंख्या ज्यामिति का क्रम की बात करें तो ये इस तरह से क्रम दिया गया है, इसमें बढ़ती है, तथा कृषि उत्पादन केवल अंक गणती यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता है, ठीक है। यानी दोस्तों जनसंख्या ज्यामिति की बात करें तो 1 2 4 8 16 32 यानी दोगुना होता जाता है। और जो कृषि उत्पादन केवल दोस्तों अंक गणती यानी 1 1 करके बढ़ता है। मेरे हिसाब से दोस्तों कुछ मिस्टेक हुआ है, ये वही क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड हैं। दोस्तों हम क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, ये सभी क्वेश्चंस रिपीट हो गए गलती से। चलिए आगे एक और सेक्शन होगा जरूर, उसमें जरूर होंगे। ये क्वेश्चन अलग था क्या? नहीं, ये तो पढ़ चुके हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? टुंड्रा, अल्पाइन, शीतोष्ण, पर्णपाती। अब इसमें दोस्तों मैं सभी से एक्सपेक्ट करूंगा कि ये तो सभी को आना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है और ज़्यादातर लोगों ने ज्योग्राफी तो पढ़ी हुई। इकोनॉमिक्स दोस्तों बहुत से कम ही लोग पढ़ पाते हैं ज़्यादातर। इसके उत्तर की बात करें तो पर्णपाती इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CGL 2023 का प्रश्न है, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। हिमालय श्रेणी में शिवालिक हिमालय के गिरिपद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। इन वनों में 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। इन वनों के मुख्य वृक्ष साल, सागौन, शीशम, चंदन, पलास और
लास्ट ये है असल अमलतास की बात हो रही। ये इसके मुख्य वृक्ष हैं इन वनों के। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? बुलर झील, वेमनाथ झील, अंसुपा झील और कंजिया झील। मेरे हिसाब से दोस्तों ये तो बच्चे बच्चे की जुबान पर रटा होता है। और सबसे बड़ी झील की बात हो रही है तो सबसे लंबी झील है दोस्तों, सबसे लंबी झील वेमनाथ झील है। CHSL 2023 का एक प्रश्न है ये। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें तो वेमनाथ झील भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह झील भारत की सबसे लंबी झील है। यह केरल राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों एक बात ये भी है कि ये एक मीठे पानी की झील है और वल्लमकई नेकायन दौड़ जैसी झील में आयोजित की जाती है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, वेल्लमकई नेकायन एक दौड़ है वो इसी झील में की जाती है। जो आपने देखा होगा कि कई लोग एक नाव पर बैठकर उससे रेस करते हैं या आपस में दौड़ लगाई जाती है, तो वो इसी झील की कहानी है। मेरे हिसाब से सभी ने देखा भी होगा इसे। यह झील भारत का एक प्रमुख रामसर स्थल भी है। इसे रामसर स्थलों में भी शामिल किया गया। तो आप देख पा रहे हो 3 से 4 क्वेश्चन इन की पॉइंट्स में आपके बन गए हैं। प्रश्न नंबर 18, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे से के पास से निकलती है? मूसी, चिनाब, ब्यास, इंद्रावती। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर की बात कर ले सीधा तो ब्यास इसका सही उत्तर है। ब्यास दोस्तों समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचाई से रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास नदी हिमालय प्रदेश में, माफ कीजिएगा हिमालय नहीं हिमाचल है, थोड़ा जूम कर लें। हाँ जी, चलिए। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है, जो हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। ध्यातव्य है कि सतलज नदी सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और मूसी नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों आपको मैंने कहा था ना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके की पॉइंट से मिल जाते हैं। तो इस नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। देखिए आप गिन लीजिए कितने क्वेश्चन हो गए की पॉइंट से। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम कालाहांडी जिला यानी उड़ीसा के मुंगेर की पहाड़ियों पर स्थित है। मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया है सभी की पॉइंट से 2 से 3 ये क्वेश्चन तो मेरे को मिलते ही हैं। जलवायु डेटा में मानचित्रण के इस संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची हुई रेखा को संदर्भित करता है, जिसे समान मात्रा में बादल कहते हैं? जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं, कहने का अर्थ ये है सममेघ रेखा, समताप रेखा, शीतमाध्य रेखा, शीतमाध्य समताप रेखा या फिर शीतमाध्य निभाग। चलिए इसके उत्तर की बात कर लें तो सममेघ रेखा की बात हो रही है। सममेघ रेखा ऑप्शन नंबर बी में ए में है। ये देख पा रहे होंगे आप। मैं अब डिटेल में इन पर बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। सममेघ रेखा समान मात्रा में बादलों वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। समताप रेखा वह समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। समदाब दोस्तों आप इससे संबंधित समझ पा रहे होंगे, समान दाब वाले स्थलों को मिलाने के लिए जो रेखा होती है वो समदाब रेखा है। समोच्च रेखा की बात कर लें तो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा होती है। समभूकंपीय रेखा एक और होती है, इसकी बात कर लें तो भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी रेखाओं के बारे में आप समझ गए होंगे। ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। काल बैसाखी क्या है? CPO 2023। अब ऑप्शंस की बात कर ले। काल बैसाखी क्या है? शीतलहर और वर्षा, गर्म हवाएं और लू, या हिमताप और ओलावृष्टि यानी ओलों की बात हो रही है, मानसून में पहले से वर्षा और तड़ित झंडावत। इसका डी ऑप्शन सही है। काला बैसाखी की बात हो रही है तो मानसून से पहले की वर्षा और तंडित झंडावत की जो सही उत्तर है वो है। काल बैसाखी की हमने डिटेल में बात कर ली है तो एक बार और बात कर लेते हैं। बैसाख के महीने में शाम के समय चलने वाली भयंकर एवं विनाशकारी वायुयुक्त वर्षा युक्त पवनें तंडित झंडावत कहलाती हैं। काल बैसाखी का समय मार्च से अप्रैल तक होता है, मानसून आने से पहले।
लेकिन दोस्तों अब तो मानसून काफ़ी लेट आता है। संबंधित स्थलों की बात करें स्थानों की, तो पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, असम, बिहार, इन इलाकों में दोस्तों इसी टाइम पर आता है। वो सही लिखा है उसमें। काल वैसाखी के अन्य नाम काफ़ी, सावर, केवल है, केरल में है ये। और बोड्रो ई चिला, ये असम में है, बोड्रो ई चिला। लू, धूल, लू क्या होता है? धूल भरी गर्मी एवं शुष्क पवनें लू कहलाती हैं। लू प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी भारत और पाकिस्तान, ये इसके प्रभावित क्षेत्र हैं। जैसा कि हम प्रॉमिस करते हैं दोस्तों, आपके लिए 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो लेकर आए थे वो आज का समाप्त हो चुका है। और यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, क्लास में बने हुए हैं, प्रैक्टिस सेट को ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी तैयारी को एक ज़बरदस्त मुकाम पर ले जाते रहिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।